नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। आज याद करते हैं 8 नवंबर 2016 की वो रात जब पूरा राष्ट्र टेलीविजन स्क्रीन्स के आगे बैठ गया था और रात को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमारी स्क्रीन्स पर आकर हम सबसे एक निवेदन किया था कि मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। और आज से इसी वक्त से इस देश में 500 और 1000 की चलनी नोटों को मैं बंद करता हूं। पूरा राष्ट्र अचंभित था लेकिन सपोर्ट करने के लिए तैयार था और शायद वही सपोर्ट था कि आज हम हमारे देश को कई आतंकी हमलों से बचा पाए हैं। और इस घटना के ठीक 26 दिन बाद पाकिस्तान में जावेद खानानी की मृत्यु हो जाती है। 3 दिसंबर को वो एक 4 माले की बिल्डिंग से गिरकर मर जाते हैं। वो जावेद खानानी जो अपने भाई अल्ताफ खानानी के साथ मिलकर एक ऐसा साम्राज्य स्थापित कर चुके थे जो मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, नारकोटिक्स को फंड करने में, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करने में दुनिया में सबसे आगे थे, जिन्होंने अपना एक बैंकिंग किंगडम बना लिया था। फेक करेंसी बनाना, टेररिस्ट को फंडिंग देना, सब कुछ। क्या इन दोनों बातों के बीच धागे कुछ उलझते हैं? 2004 में हमारी उस वक्त की सरकार ने एक ब्रिटिश कंपनी डी ला रू को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, हमारे जो नोटें बनती है, हमारे जो रुपए बनते हैं, उसमें एक सुरक्षा कवच बनाने का। और तब शुरू हुई एक ऐसी धांधली जिसका सिरा आज तक हम ढूंढ रहे हैं, जिसने इस देश में शायद फेक करेंसी की बाढ़ ला दी। ये वही कंपनी थी जो पाकिस्तान के लिए भी यही काम करती थी। 2004 से जो सिलसिला शुरू हुआ, आज 2025 में भी हम जो ये गुत्थी है उसके धागों के सिरे कहां जाएंगे ये नहीं भांप पाए। एक फिल्म आती है हमारे देश में, धुरंधर, और वो करती है जो हर फिल्म को करना चाहिए, इस पूरे राष्ट्र को झकझोर के रख दिया। इतने सारे सवाल हम सबके सामने लाके पटक दिए। धुरंधर मूवीज ने हमारे सामने इतने सारे इश्यूज रख दिए कि शायद 15-20 एपिसोड भी कम पड़े। लेकिन आज बात ये जो डे ला रू, खानानी ब्रदर्स और डीमोनेटाइजेशन का है उस पे। उससे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस विषय में आप भी रुचि रखते हैं तो आपकी राय जरूर शेयर करें कमेंट्स के द्वारा। सबसे पहले समझते हैं कि डी ला रू है क्या। डी ला रू हालांकि एक ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एसोसिएशन इटली के साथ भी है। इटालियन गोतेरो गौरी के साथ मिलकर इसे एस्टैब्लिश किया गया। उनकी जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उसका उपयोग इसमें किया गया। डे ला रू एक ऐसी कंपनी है जिससे कई कंट्रीज अपनी नोट्स छपवाती हैं और उनमें से एक पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान का और डी ला रू का जो संबंध है वो बहुत पुराना है। 1949 से पाकिस्तान डी ला रू के साथ काम कर रहा है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग काउंसिल है उसमें कहा जाता है कि डी ला रू का 40% स्टेक भी है। अब आता है 2004। हमारी उस वक्त की सरकार डी ला रू से कॉन्टैक्ट करती है और उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है हमारे नोट्स में जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है उसको हैंडल करने का। आप ये बात समझिए कि डी ला रू हमारे नोट प्रिंट नहीं करता था। डी ला रू हमारे नोट्स में जो धागा होता है, जो कलर सेंसिटिव होता है, उसको बनाता था। तो जब कभी भी आप नोट एक तरह की लाइट के नीचे रखते हैं तो वो धागा कलर बदलता है और पता चल जाता है कि ये फेक है या असली है। वो धागे का कॉन्ट्रैक्ट डी ला रू को दिया गया। ये किसी भी देश के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव मामला था। और अचंभे की बात तो ये है कि इतनी सेंसिटिव जो बात थी उसका पेटेंट भी डी ला रू के पास नहीं था। पेटेंट मतलब कि ये जो सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी है, ये जो धागा है जो हमें दे रहा था, भारत को दे रहा था, वो सिर्फ भारत की प्रॉपर्टी रहेगा। ये पेटेंट की एप्लीकेशन 2004 में डे ला रू ने की, 2009 में वो पब्लिश हुआ और उन्हें ये पेटेंट 2011 में मिला, जबकि उनका कामकाज भारत के साथ 2004 में शुरू हो गया था, कोई भी पेटेंट के बगैर। आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा सिक्योरिटी हजार्ड था, जबकि हमारा जो दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, उसके साथ भी ये कंपनी काम कर रही थी, यही काम जो हमारे साथ कर रही थी। और वही हुआ जिसका डर था। फेक करेंसी बनाने का एक पूरा कैंपेन चला। उस वक्त के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री चिदम्बरम जी। 2006 में आरबीआई को यह ज्ञात होता है कि इस कंपनी के पास पेटेंट है ही नहीं।
2007 में हमारे जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन है, उन्होंने भी इश्यूज रेज किए कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कामकाज चलता रहा। 2010 में हमें यह पता चला कि यही कंपनी पाकिस्तान को भी करेंसी पेपर सप्लाई करती है, और इसका मतलब यह था कि पाकिस्तान में अगर फेक इंडियन करेंसी बनती है तो वो ओरिजिनल के इतनी करीब हो जाती है कि जो हमारे डिवाइसेस हैं, हमारी जो मशीनें हैं, वो पता ही नहीं कर पाएगी कि कौन सी फेक और कौन सी ओरिजिनल। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बराबर समझ रही थी। 2010 में प्रणब मुखर्जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, और हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उन्होंने सारे तथ्य उनके सामने रखे और उन्होंने तुरंत ही डिसीजन लेते हुए इस कंपनी से काम रोका, इसको ब्लैकलिस्ट किया। डी ला रू को ब्लैकलिस्ट किया गया 2010 में। उस वक्त होम मिनिस्टर थे श्री चिदम्बरम जी, तो उनको ये बराबर ध्यान था कि ये जो कंपनी है ये ब्लैकलिस्ट की जा रही है। 2012 में फिर एक मंत्रियों का रिशफल होता है और फिर से फाइनेंस मिनिस्ट्री श्री चिदम्बरम जी के पास आ जाती है, और 2012 में फिर से इसी कंपनी से संपर्क किया जाता है, और 2013 में जो उस वक्त के हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे अरविंद मायाराम, वो इस कंपनी को बगैर टेंडर के फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। जो कंपनी ब्लैकलिस्ट की गई थी उसके साथ दोबारा से कामकाज शुरू हो जाता है। 2013 में डी ला रू को अरविंद मायाराम ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जो 2015 तक वैलिड था। फेक करेंसी की बाढ़, टेररिस्ट फंडिंग और न जाने कितने गुना इस देश के विरुद्ध इस एक निर्णय से हुए होंगे। और ये बात भी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई जो रूट लेती थी वो नेपाल के थ्रू था। जो हमारा यूपी नेपाल का बॉर्डर है वो इतना पोरस हो चुका था कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन बहुत ही सरल हो गया था। ये सारी धांधली हमारे सामने आती है जब पनामा पेपर्स लीक होते हैं 2016 में। पनामा पेपर्स में भी किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने डी ला रू का नाम लेते हुए यह जरूर बताया कि उनका कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है जो इन्वॉल्व है। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आता है जिसमें यह लिखा था कि सीबीआई ने एक इंक्वायरी इनिशिएट की है अरविंद मायाराम के खिलाफ। अरविंद मायाराम एक कांग्रेसी नेता के बेटे हैं। वो जो इंक्वायरी तब इनिशिएट हुई उसकी एफआईआर 2023 में दर्ज हुई, उसमें चिदम्बरम जी का नाम भी नहीं है। आप सोचिए, कोई भी ब्यूरोक्रेट क्या अपने मंत्रालय के मंत्री के परमिशन के बगैर कोई भी निर्णय, इतना बड़ा निर्णय ले सकता है? सीबीआई को यह भी पता चला कि अनिल रघबीर जो कि डी ला रू के सिग्नेटरी थे, उनको ऑफशोर यानी कि हमारे देश से बाहर 8 से 9 करोड़ रुपए दिए गए थे। यह भी माना जाता है कि कर्नल पुरोहित जो इस पूरे स्कैम को एक्सपोज करने के बिल्कुल करीब थे, उन्हें ट्रैप किया गया, उन्हें फंसा दिया गया झूठे केस में, जिससे वो हाल ही में बाहर निकल पाए हैं। खानानी ब्रदर्स, जावेद खानानी और अल्ताफ खानानी जो कि धुरंधर में दिखाए गए हैं, उन्होंने कराची में अपनी एक कंपनी बनाई थी, खानानी एंड कालिया इंटरनेशनल, और इसके तहत जो उनके लोग बाहर थे उनके पैसे पाकिस्तान में कैसे लाने उसका प्रबंध वो करते थे। लेकिन उनका मेन बिजनेस था हवाला, उनका मेन बिजनेस था मनी लॉन्ड्रिंग का। धीरे 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 उन्होंने अपना बिजनेस इतना बढ़ा दिया कि अफगानिस्तान से नारकोटिक्स बिजनेस को भी वो फंड करने लगे। कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, हम जितने बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत में सक्रिय हैं, उनको फंडिंग ये खानानी ब्रदर्स के थ्रू जाती थी। दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिला के काम किया, पूरी फंडिंग इनके थ्रू आती थी। एक साम्राज्य स्थापित कर दिया था इन्होंने इलीगल मनी बैंकिंग का, अपने आप में एक बैंकिंग किंगडम चलाते थे। और ये माना जाता है कि इन्हीं के द्वारा ये जो फेक करेंसी का रैकेट पूरा भारत में चला वो संचालित किया जाता था। और यही वजह थी कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ और 500 और 1000 की नोट्स बंद की गई, तब इन पे संकट इतना बढ़ गया, इनके लॉसेस इतने बढ़ गए कि इनको सुसाइड करनी पड़ी। अल्ताफ खानानी को यूएस ने एक कोवर्ट ऑपरेशन में पकड़ा। 2014 में पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सेक्रेटरीज की शफलिंग की और उसमें अरविंद मायाराम को, जिनके पास 2 ड्यूटीज थी, फाइनेंस सेक्रेटरी की और इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरीज की, उनको वहां से हटाया गया और उन्हें टूरिज्म डिपार्टमेंट दिया गया। वो एक बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी थे,
और टूरिज्म इतना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं माना जाता। और 2016 में 8 नवंबर की रात को उन्होंने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया। माना जा रहा था कि 500 और 1000 की नोटें पाकिस्तान ने बहुत भारी मात्रा में बनाई हैं और भारत में भेजी भी हैं, उनको बिल्कुल बंद कर दिया। वो जो एक फटका पाकिस्तान को इकोनॉमिकली लगा, पाकिस्तान आज तक उस इकोनॉमिक फटके से शायद नहीं उबर पाया। ये इस इश्यू की एक बहुत ही ऊपरी रूपरेखा है जो मैंने आपके सामने रखी है। जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं वो प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसीज के माध्यम से बाहर आ चुकी हैं, लेकिन हमने हमेशा माना है कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हमेशा होकर रहेगी। जहां हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के आगे अपने देश को भूल जाते हैं, वहीं हमारे देश में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो इस देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, इस देश को हानि नहीं पहुंचने देंगे। धुरंधर एक फिल्म है और इसमें कई बातों को नाटकीय तौर पे पेश किया गया है ताकि दर्शकों का इंटरेस्ट बना रहे, लेकिन कई बातें तथ्य वाली है, इस तरीके से हमारे सामने रखी गई है, उसका सत्य हम खुद जाने। आदित्य धार को मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए जिसने हमारी आत्मा को झंझोड़ा। ना तो कारवां की तलाश है, ना हम सफर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है। जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीता भी नहीं, जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीता भी नहीं। साहिल लुधियानवी की इन लाइनों को फिर से जीवंत किया उन्होंने। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।